नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप सीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जो भी टफ क्वेश्चन आता है आफ्टर द रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर, तो ये वो वाला चैप्टर है जहाँ से आप लोगों को टफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता हो अच्छी तरह से तो आप लोग इसके क्वेश्चन को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बेसिक सी चीजें जो हमने 11th में पढ़ी थी कहीं ना कहीं पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11th को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम आज पूरा का पूरा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल उसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में रहेगा बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये जो दो लास्ट वाली मैंने स्टार करके चीजें रखी हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 में यही से हमें सारी चीजें पूछी जाती है। तो ध्यान से इस लेक्चर को समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो यस यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम सेशन को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मुझे क्या समझना है, तो मेरे पास चार्जेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस मेरे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमें पता है। नेक्स्ट, अब चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन किया जाता है। अब इंटरैक्शन का मतलब क्या, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडामेंटल यूनिट और द, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, चलो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम्ब्स। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है मेरे पास ई, जिसे हम कहते हैं ई। ये बहुत बार यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ई। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां से इस ई की वैल्यू फाइंड आउट की गई है। ई की वैल्यू होती है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कम से कम कितना चार्ज होना चाहिए, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होना चाहिए, दैट इज ई होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन मुझे पता होना चाहिए। अब जब मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो कम से कम उसके पास कितना चार्ज होगा, तो वो रहेगा प्लस ई। और निगेटिव चार्ज मेरा रहेगा माइनस ई। तो ये दो चीजें यहाँ पे समझ लेना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहेगा मेरे पास माइनस ई चार्ज। नेक्स्ट, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें भी मुझे थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम देखें तो वो होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो ये दो मासेस भी मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी कंपेयर करने की कोशिश करूं तो नियरली सेम होता है, लेकिन इन प्रैक्टिस मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है दो डिजिट, एक्चुअल में देखा जाए तो थर्ड या फिर फोर्थ डिजिट में मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये फंडामेंटल चीजें हैं रिगार्डिंग द चार्जेस। अब देखना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो हमें पता होनी चाहिए। तीन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी, चार्जेस आर एडिटिव। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलना कि एक कुछ इस तरह से रिजिड बॉडी है मेरे पास। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 कूलम, यहाँ पे -3 कूलम, यहाँ पे +4 कूलम।
और मैंने पूछा है कि आप लोगों को इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं +2 -3 +4, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा बेटा 3 कूलम। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना है तो मुझे इन चार्जेस की एडिशन करनी है, लेकिन एडिशन करते समय मुझे थोड़ा सा इनका साइन भी ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ये प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, तो देखना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, दैट चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। याद रखना क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज रहेगा ना, दैट चार्ज इज अ फंडामेंट और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी, याद रखना एन की वैल्यू 0 से शुरू नहीं होती इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, 9th या फिर 10th में भी सीखा होगा, 11th में भी सिखाया गया होगा। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अगर ये मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्वांटाइजेशन यूज करना पड़ेगा। कितना चार्ज दिया गया है, तो चार्ज दिया गया है 1 कूलम, और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्मॉल एन की वैल्यू पूछी है। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मुझे मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻+18। तो एक कुलम चार्ज में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक कुलम चार्ज में मेरे पास है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। conservation of charges is similar to the conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed। तो इसी तरह से मेरे पास रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट हम इस यहाँ पे चेंज करेंगे। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का और एक इंटरप्रिटेशन है, वी कैन क्रिएट द चार्जेस इन पेयर्स। याद रखना हम यहाँ पे चार्जेस को पेयर्स में क्रिएट कर सकते हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या, मैं जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ उतना ही मेरा नेगेटिव चार्ज भी वहां पे क्रिएट हो जाएगा। सो दैट अगर मैं उन दोनों के एडिशन कर दूं तो वापस मेरा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि चार्जेस क्रिएट करने से पहले मेरे पास चार्जेस कितने थे, 0 थे। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे चार्जेस को पेयर्स में क्रिएट किया है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज मैं क्रिएट कर रहा हूँ उतना ही मैं नेगेटिव चार्ज एट द सेम टाइम क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर दूं तो मुझे यहाँ पे अगेन टोटल चार्ज 0 मिल जाएगा। तो अगे ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये अलग तरीके से इंटरप्रेट हम इस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का कर सकते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो कि हमें अलग अलग क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कुलम्स लॉ के बारे में। तो कुलम्स लॉ क्या है, तो ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ है, याद रखना यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। अब इसका मतलब क्या है, ये लॉ कहीं पे भी जाओ आप, ये लॉ वहां पे वैलिड होने वाला है। यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ ये लॉ उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। तो मान के चलते हैं मेरे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो एक रहेगा Q1 और दूसरा रहेगा Q2। और एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, या फिर मुझे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में मुझे अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के
बीच में मुझे फिर से मिल जाएगा रिपल्सिव फोर्स। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज विल रिपेल ईच अदर वेर एज अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब ये जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स है ना, इसी के बारे में हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। यहाँ पे मान के चलते हैं कि मेरे पास दो चार्जेस है, प्लस Q1 एंड Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू चार्जेस। अब ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि R है। और हमने ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, हम ये सेटअप दो जगह पे रखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लेस रहेगा वैक्यूम, और सेकंड रहेगा किसी मीडियम में हम ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कुलम ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहा था, तो उसे एक चीज समझ में आई, इन दोनों के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स है, बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्जेस है, तो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। दैट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये एक चीज उसे समझ में आई है यहाँ पे, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वैक्यूम में। तब उसने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया, कि विच इज प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई है, और ये जो के रहेगा यहाँ पे वो होगा 1/4πε0। और ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 9 इंटू 10⁹9। ये मुझे मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में। तो के की वैल्यू याद रखना, 9 इंटू 10⁹9। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू नहीं दी जाती। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने एक चीज यूज की है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, ओके। तो व्हाट इज परमिटिविटी? सिंपल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें, तो ये किसी भी मीडियम की एक ताकत होती है, उस ताकत का यूज करके वो उस मीडियम को पोलराइज कर सकता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, ये एबिलिटी होती है फ्री स्पेस की या फिर मीडियम की, वो कितने इजी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर सकता है। तो इतना ही याद रखना, परमिटिविटी मतलब एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू स्पेस, तो इसे कहा जाता है परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे के और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा, ओके। ठीक है, अब ये चीज उसने कर ली थी वैक्यूम में। अब वो यही एक्सपेरिमेंट मीडियम में कर रहा था, तब उसे एक अलग फोर्स मिला, एफ डैश। अलग मतलब ये भी फोर्स मेरा रिपल्सिव ही है, and that f dash is again directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the center of two charges। तो उसने यहाँ पे एक नया कांस्टेंट ले लिया, मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है k डैश, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस k डैश की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 1/4πε। तो व्हाट इज एप्सिलॉन? तो ये रहेगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम, अब मीडियम का मतलब क्या? मैं एयर यूज कर सकता हूँ, मैं वाटर यूज कर सकता हूँ, मैं ऑयल यूज कर सकता हूँ, मैं अलग अलग तरीके के मीडियम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये जो एप्सिलॉन है, तो ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों का रेशो लेने की कोशिश करूं, तो ये मुझे मिल जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square divided by 1/4πε Q1 Q2 divided by R square। तो आप लोग देख सकते हो, Q1 Q2 कैंसिल, R square कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय रहेगा एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये पर्टिकुलर टर्म रहेगी मेरे पास, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। तो इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। समझ लेते हैं इसे भी। ये हम कैपेसिटर में भी यूज करेंगे आगे जाके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल के। तो व्हाट इज कैपिटल के? इसी को हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो मुझे यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल के। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं कूलम्ब्स लॉ किसी मीडियम में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन जो है वो 1/k टाइम्स हो जाता है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस दैट टू चार्जेस इन अ वैक्यूम। तो मतलब ये 1/k टाइम्स से मेरा फोर्स कम होने वाला है, याद रखना, कंपेयर टू द वैक्यूम। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आगे जाके मैं यही फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ई डैश इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई के। जब हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीखने की कोशिश करेंगे तब मैं ये वाला भी यूज करने वाला हूँ, ई डैश इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई के। तो दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, फोर्स। अब देखना यहाँ पे फोर्स किस तरह से, थोड़ा सा अगर मैं उसे वेक्टर में लिखने की कोशिश करूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ये थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर मुझे पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने लिया था आर। मान के चलते कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और इसके ऊपर हमने रखा है Q1, इसके ऊपर रखा है हमने Q2। तो अब ये Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ये इसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। याद रखना किस तरह से लिखा है हमने, बी के ऊपर फोर्स किसके वजह से आ रहा है, ए के वजह से, मतलब ए के ऊपर हमने रखा है Q1 चार्ज। या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, सिमिलरली एट द सेम टाइम ये Q2 जो है इस Q1 को एक फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूँ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो समझ लेना यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब मुझे इसको अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, कूलम्ब फोर्स जो है ये होता है मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या है? तो ये है मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरी चीज, इनको कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्यों? क्योंकि ये हमेशा उस लाइन पे एक्ट करते हैं जो लाइन चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू या फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ किया है, इस रेड कलर के लाइन में ही ड्रॉ किया है। मैंने कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से ड्रॉ नहीं किया है। तो ये मुझे क्या बताता है, ये जो फोर्सेस है ना ये मेरे सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब दे एक्ट और इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये दो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आगे। अब देखना फोर्स मेरे वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पे वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन में। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो अब लोग देख सकते हो 3 चार्जेस हैं जो कि प्लेस किए हमने vertices of an equilateral triangle whose side is A. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC। तो देखना अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ।
क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा। समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है कि ये अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड सी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी। तो हमें इस बी के ऊपर हमने जो चार्ज रखा है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। किस तरह से देखना, अब ये जो चार्ज हमने सी के ऊपर रखा है, ये चार्ज इस प्लस क्यू को क्या करने वाला है, तो इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो चार्ज हमने ए पे रखा है, ये चार्ज इस प्लस क्यू को क्या करने वाला है, तो इस प्लस क्यू को वो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे आ रहा है एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है एंगल 60 डिग्री, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये बनेगा मेरा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और ये बनेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो नेट फोर्स ऑन बी किस तरह से मिलेगा, तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स ऑन बी मिल जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ये वेक्टर एडिशन है। ये क्या है, तो ये एक वेक्टर एडिशन है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हम वहां पे ये वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बी सी इंटू एफ बी ए इंटू कॉस थीटा। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, मुझे फोर्स एफ बी सी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और सिमिलरली एफ बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर डायग्राम को आप ढंग से देखते हो तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब ऐसा क्यों, चार्जेस मेरे सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑल्सो सेम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का फोर्स क्या है, मेरा सेम है। अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो मैं कोई भी एक फोर्स निकाल देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। दूसरी चीज, इन दो फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है मेरा 60 डिग्री। अब ये सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस 60। अब देखना कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू रहेगी मेरी 1/2, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये दो और ये कॉस 60 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और ये जो टर्म आप लोग देख रहे हो ये फिर से हो जाएगा स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 3k³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और ये सारी चीजें आ जाएगी स्क्वायर रूट। अब मुझे ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज √k³ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स इसका मैग्नीट्यूड मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और रिजल्टेंट जो रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट भी मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, देखना अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्टेंट। तो ये बन जाएगा अपना रिजल्टेंट। तो हम यहाँ से एंगल भी निकाल सकते
एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है विथ एफ बी सी के साथ। ये जो मेरा नेट फोर्स है, तो दिस इज माय नेट फोर्स। ओके, तो हम कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figure. The force experienced by the charge placed at the vertex in a direction normal to the BC. तो देखो, अब मुझे क्या चाहिए, अब स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे समझना है कि व्हाट इज डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। तो देखना, क्या मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो मुझे एक डायरेक्शन देखना है जो कि इस BC को परपेंडिकुलर रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ए के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले ए के ऊपर ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, जो सी पे रखा है, ये इस प्लस क्यू चार्ज जो कि ए पे रखा है इसे करेगा रिपेल। तो ये इसको करेगा इस डायरेक्शन में रिपेल। तो ये बन जाएगा मेरा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। सिमिलरली बी पे जो चार्ज रखा है वो चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और वो अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखना, मुझे इस वर्टिकल लाइन में यहाँ पे पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इन शॉर्ट करना क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछे गए, तो कंपोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इस एफ ए सी का एक कंपोनेंट रहेगा। थोड़ा सा एंगल भी समझने की कोशिश करते हैं। ये 60 है, ये 30, ये बन जाएगा 60। तो एक्चुअल में ये टोटल होता है 120। तो यहाँ पे 120 का मतलब रहेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बनेगा 60। सिमिलरली ये एंगल बनेगा 60। अब मुझे इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। एक कंपोनेंट रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, और नीचे वाले का जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस। तो ये कंपोनेंट कितने बनेंगे, तो ये कंपोनेंट बनेगा मेरा एफ ए सी साइन ऑफ 60। सिमिलरली अगर ये नीचे देखा जाए तो ये मुझे कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए, तो अगेन ये बन जाएगा एफ ए बी साइन ऑफ 60। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, तो एफ ए सी और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है। क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो इनका मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो, दो इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो इन दोनों का एडिशन मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 0। 0 क्यों, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ ए बी साइन 60 और एफ ए सी साइन 60 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिर्फ ढंग से मुझे सोचना है। वेक्टर कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तब जाके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, F1 दिया है मुझे 100। वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 10% एंड अदर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मान के चलते कि इनिशियल जो चार्ज था वो Q1 और Q2 था, कुछ इस तरह से। ये Q1 रहेगा, ये Q2 रहेगा।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा r। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इसको करने वाले हैं q डैश, ये बन जाएगा मेरा q2 डैश। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी भी सेम है, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, डिस्टेंस सेम होने की वजह से मुझे क्या यूज करना है, तो मुझे सिर्फ यही चीज यूज करनी है, Q1 बाई Q2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F2 बाय F1 इज इक्वल टू Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। तो ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिख सकता हूँ मैं, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया है, डिस्टेंस सेम दिया है तो फोर्स मेरा सिर्फ अब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को ही प्रोपोर्शनल रहेगा। चलो, F2 निकालना है, F1 दिया है 100। अब Q1 कितना है, Q1 हमने 10% से बढ़ा दिया है, इंक्रीज बाय 10%, तो मतलब ये हो जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ Q1, और ये बन जाएगा मेरा 0.9 टाइम्स ऑफ Q2, क्योंकि Q2 को हम 10% से रिड्यूस कर। तो आप लोग देख सकते हो Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मुझे मिल जाएगा 0.99 टाइम्स। ओके, तो F2 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू 0.99 इंटू 100, मतलब ये बन जाएगा 99 न्यूटन। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे फिर से मिल रहा है सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 99 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two positive point charges are 3 meter apart and their combined charges is 20 microcoulomb। ठीक है, तो समझ लेते हैं कुछ चीजें। कंबाइंड चार्जेस मतलब एक्चुअल में हमें दिया है Q1 प्लस Q2, इन दोनों की वैल्यू दी गई है मुझे 20। तो मैं यहाँ से Q2 निकाल सकता हूँ, Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस Q1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, इन दोनों के बीच में फोर्स दिया है और सेपरेशन भी दिया है, तो फोर्स F इज इक्वल टू ए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.075 है, मतलब ये बन जाएगा 75 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1, और ये Q2 मुझे मिल जाएगा, Q2 that will be equal to the 20 minus Q1 divided by आर स्क्वायर। अब देखना इस क्वेश्चन को, अगर आप ये कन्वर्जन अच्छी तरह से नहीं करते हो तो आप लोगों का आंसर गलत आ जाएगा। Q1 और Q2 मेरे किस में है, तो वो माइक्रो कूलम में है, तो ये मुझे मिल जाएगा 10⁻⁻6 Q1 के लिए, और अगेन 10⁻⁻6 इज 20 माइनस Q1 के लिए, तो ये मुझे टोटल मिलेगा 10⁻⁻12। पावर है तो पावर मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 और ये सारे पावर मेरे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आई विल गेट 75 इज इक्वल टू 20 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। तो ये बन रहा है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आ जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 20 Q1 प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे 75 के रूट्स निकालने हैं। 75 के रूट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे 15 और 5 माइनस 20 चाहिए, तो ये दोनों भी माइनस माइनस आ जाए। तो मतलब क्या है, तो ये मुझे मिल जाएगा Q1 माइनस 15, ये मुझे मिल जाएगा Q1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो Q1 मेरा आ जाएगा 15 और 5। तो आप लोग देख सकते हो, अगर Q1 15 है तो Q2 मेरा रहेगा 5, अगर Q1 5 है तो Q2 रहेगा मेरा 15। तो मतलब मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ तो ये मुझे समझ में आ जाएगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज where other charge experiences electrostatic force।
ठीक है, तो ये सिंपल इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ओके, तो ये प्रिसाइज डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक वाली। अब इसका क्या मतलब है उसे भी समझ लेते हैं। मान के चलो कि मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज है क्यू। सबसे पहले इनिशियली वो स्पेस में अकेला बैठा था, तो कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी फोर्स वहां पे नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन वहां पे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, मान के चलना कि मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ कैपिटल क्यू। अब जैसे ही क्यू मैं इसके सराउंडिंग में रखता हूँ, तो ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के ऊपर एक फोर्स लगाने लगता है इस डायरेक्शन। सिमिलरली ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगाने लगता है इस डायरेक्शन में। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ कैपिटल क्यू के ऊपर फोकस करते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, इस स्मॉल क्यू को कैसे समझ में आया कि इसके ऊपर फोर्स लगाना है कैपिटल क्यू के ऊपर, या फिर स्मॉल क्यू को कैसे समझ में आया कि उसके सराउंडिंग में कोई तो दूसरा चार्ज आके बैठा है। लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि स्मॉल क्यू सराउंडिंग में कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है, और उसी कुछ ना कुछ को हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब दूसरी चीज, अगर मुझे स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो मुझे इस कैपिटल क्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखोगे ना, तो कैपिटल क्यू का भी खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस स्मॉल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, या फिर कम या फिर ज्यादा करने की कोशिश। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट वन होता है। यूनिट टेस्ट चार्ज जिसे हम कहते हैं, इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड वन रहेगा। और इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं है जो कि इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज ही यूज कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रहेगा, मैग्नीट्यूड बहुत ही कम। टेक्स्ट बुक वाला ही यूज करते हैं, वेरी लेस मैग्नीट्यूड। वेरी लेस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस कैपिटल क्यू को हम रिप्लेस करेंगे क्यू नॉट के साथ, तो ये क्यू स्मॉल क्यू इस क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए देखना, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक लिमिट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। लिमिट ऑपरेटर क्या कहता है? हाँ भाई, मेरे पास एक ऐसा चार्ज है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम है, और जिस चार्ज की हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये मीनिंग होता है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड जीरो। सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। सिंपल वर्ड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक। तो अगर मैं सारी चीजें यहाँ पे रख दूं, तो देखना इसको किस तरह से लिख सकते हैं। लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टूवर्ड जीरो, फोर्स होता है मेरा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट ऑपरेटर मेरे किसी काम का नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है।
लॉजिकली है बहुत बेटा, यहाँ पे इसको ढंग से समझना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। What is the magnitude of a point charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude of 2 Newton per coulomb? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है मुझे 2, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्यू निकालना है और सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 2 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻। तो यहाँ से -2 ये -2 चला गया, ये 9 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻+9। अगर हम इसे सॉल्व करें तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11 centimeter. At what point on the line joining the two the intensity will be 0? समझ लेते हैं सबसे पहले इसको। देखना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है मुझे 11 सेंटीमीटर। एक है मेरा 25 माइक्रोकुलम, दूसरा है 36 माइक्रोकुलम। चलो इसको Q1 लेते हैं, इसको Q2 लेते हैं। मान के चलता हूँ कि लेट पी विद द पॉइंट, यहाँ पे एक मैं P पॉइंट लेने वाला हूँ at distance x from the Q1 charge where net electric field intensity is 0। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब क्या रहेगा? तो इसका मतलब रहेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0 होना। तो ये वेक्टर एडिशन मेरा 0 है। मैग्नीट्यूड के टर्म से देखा जाए तो E1 मस्ट बी इक्वल टू द E2 होना चाहिए मैग्नीट्यूड के टर्म। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ही यूज करना है। तो पॉइंट P के ऊपर Q1 की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो वो रहेगी के Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा मेरा 11 माइनस एक्स। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा के Q2 डिवाइडेड बाय 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो के कैंसल आउट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू है मेरे पास 25, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू है मेरे पास 36 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 11 माइनस। तो ये आ जाएगा 55 माइनस 5x विच इज इक्वल टू 6x। अगर सॉल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 11x। तो x विल बी इक्वल टू 5। तो आप लोग देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। मतलब इंटेंसिटी मेरी 0 रहेगी 25 माइक्रोकुलम चार्ज से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क ले सकते हो। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यू की जगह पे आप लोगों को लिखना है N इंटू ई। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये हिंट रहेगा। ए की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ और थोड़ा सा ट्राई करना कि सारी चीजें ऐसा यूनिट में आए। Next, now the most important part of this lecture is the electric flux. What is electric flux? तो डेफिनेशन क्या बोलता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through given area।
तो ये इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है मेरे पास फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ई डॉट ए। समझ लेते हैं, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज फील्ड लाइंस? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक का, हमेशा याद रखना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस मतलब क्या है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया से पास हो रहे उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो अब हम यहाँ पे एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे, ये रहेगा मेरा एरिया वेक्टर, याद रखना। समझेंगे इसे? तो सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आई विल ट्राई टू ड्रॉ इन द 3D। ठीक है, कुछ इस तरह से एक एरिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास कर रहे होंगे। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से, तो देखना अब ये देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है E। अब मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर समझना है। ये जो एक विंडो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस विंडो का हम यहाँ पे एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। इट इज ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड रहता है। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे लाइंस इस गिवन एरिया से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे फ्लक्स मिल जाएगा पाई एफ इज इक्वल टू ई इंटू ए, कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं यही चीज कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, इसी सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। ये उसका इनिशियल पोजीशन है। इस तरह से इनिशियल पोजीशन था, नया पोजीशन मुझे कुछ इस तरह से मिला। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाउ, कैन सी। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एरिया वेक्टर इनिशियली अलाइन था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन अब एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरह से होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, तो आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये चीज आप लोगों को विजिबल है, दिस इज माई डायरी। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से सरफेस था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रहे थे। ओके, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे कोइंसाइड हो रहे थे। अब क्या किया है मैंने, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है। जैसे ही टिल्ट किया है तो एरिया वेक्टर मेरा ऊपर चला गया। एरिया वेक्टर क्या हुआ है मेरा? ऊपर चला गया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा। दैट मीन्स एरिया वेक्टर जो है एक एंगल बना रहा है। एरिया वेक्टर यहाँ पे एक एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल विद द एरिया वेक्टर, इस तरह से भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक। अगर मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट रहेगा मेरा
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और एक कंपोनेंट रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे कितने लाइंस मिलने वाले हैं, मुझे ऐसे लाइंस मिलेंगे जो ए कॉस थीटा के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसीलिए इस नेक्स्ट डायग्राम में मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इन जनरल अगर हम बात करें तो फ्लक्स का हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है ई डॉट ई। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा यहाँ पे ई डॉट ए। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कुछ चीजें हैं, जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला है फील्ड लाइंस, तो मुझे याद रखना होगा फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना, और ये हमेशा नॉर्मली रहेगा, परपेंडिकुलर, टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखना। ये क्या, तो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और टर्मिनेट होते हैं मेरे नेगेटिव चार्ज। अब देखना, अगर फ्लक्स निकालना है तो हम आगे यूज करते हैं गॉस। तो गॉस लॉ कहता क्या है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ गॉस लॉ। गॉस लॉ हमेशा कहेगा, गॉस लॉ के एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। ई डॉट डी एस बोलो या फिर ये बोलो, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये एक तरीका होता है। तो मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये गॉस लॉ के दो वेरिएशन है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम आगे देखेंगे। आज की इस लेक्चर में हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, किस तरह से देखें। मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। व्हाट इज क्यू इन? क्यू इन इज नथिंग बट द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्यू इन क्या होता है, तो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज। तो सिंपल एक समझने की कोशिश करते, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3 आउटसाइड। मुझे फ्लक्स पूछा गया, फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो इसका मतलब क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस है, क्लोज सरफेस के अंदर है Q1 और Q2। तो Q इनसाइड मेरा बन जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। मतलब ये जो सरफेस मुझे फ्लक्स दे रहा है ना, ये फ्लक्स दे रहा है मुझे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता, Q1 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, तो इस सेकंड केस में जो फ्लक्स मिल जाएगा, Q इनसाइड कितना है, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को एक स्फीयर दे, अगर मैं आप लोगों को एक स्फीयर दे दूं और यहाँ पे इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स कितना रहेगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल वाली चीज, अगर यही चीज मैं क्यूब के साथ कर दूं, मैं आप लोगों को एक क्यूब दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, और इस क्यूब के अंदर मैंने इस चार्ज को रख दिया क्यूब, तो फिर से यहाँ से फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अगर मुझे क्यूब के किसी एक फेस से निकालना हो फ्लक्स, तो फाई वन इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्यूब के पास टोटल कितने फेसेस है, क्यूब के पास, मेरे पास टोटल 6 फेसेस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद रखना है। क्यूब से टोटल फ्लक्स जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी एक साइड से जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन करते हैं। The electric flux coming out of one face of cube is 4 by epsilon naught. The charge placed at the center of the cube will be, तो अभी हमने क्यूब का देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, तो हमने देखा है कितना आता है, तो वो आता है क्यू इनसाइड
डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन, ये रहेगा एक फेज से। और इस फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है हमें, इस फ्लक्स की वैल्यू दी है 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर मुझे मिल जाएगा क्यू इनसाइड, इनसाइड कितना आ रहा है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट कैंसल, मुझे क्यू इनसाइड मिल जाएगा 24 कूलम। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि क्यूब के किसी भी एक फेज से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो पास हो रहा है क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर स्फीयर के सेंटर पे मैं चार्ज रखता हूँ तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो फ्लक्स पास हो रहा है 5 इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नेक्स्ट, the flux entering and leaving a closed surface are 5 into 10 to the power 5 and 4 into 10 to the power 5 mks units respectively, then the charge inside the surface। अच्छा क्वेश्चन है, देखना फ्लक्स एंटरिंग, इन शॉर्ट क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से एक सरफेस है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास आ रही है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जा रही है। तो अब हमें यहाँ पे ये चार प्रॉपर्टी यूज करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from the positive charge and terminates on the negative charge, तो हम इस चीज का यूज करें। तो ये क्या कह रहा है, देखना अगर मेरे पास फ्लक्स आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और जिस पार्ट से या फिर कुछ पार्ट मेरा लीव कर रहा है, सरफेस को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स का या फिर गॉस लॉ का फॉर्मूला लगा दूं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय तरह से होगा। तो हमें चार्ज कितना है अंदर वो पूछा गया। तो जो इनकमिंग फ्लक्स है ना उसको हम नेगेटिव लेंगे और जो आउटगोइंग फ्लक्स है ना हम उसको पॉजिटिव देंगे। क्यों, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है और आउटगोइंग फ्लक्स ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आता है। तो अगर हम इन दोनों की एडिशन करते तो क्या आ जाएगा, -5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो आप लोग देख सकते हो ये बन जाएगा -10 माइनस इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये सिंपल है, आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये मुझे क्यू इनसाइड मिल जाएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू -10 माइनस इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये मुझे मिल जाएगा -8.85 इंटू 10 टू द पावर -7। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर। अगेन ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश करना इसे। नेक्स्ट, तो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इनवर्ट और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हमें दिया गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। द न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद दिस पार्ट हम अगले ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश। लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, मैं लेक्चर का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, मैं उसे मिनिमम 1 आवर लेक्चर रखने की कोशिश करूंगा। तो अगले लेक्चर में हम सबसे पहले यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको सबसे पहले सीखेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता।